गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था और हमने ये बताया था कि इस यूनिवर्स में प्रत्येक ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास है दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा था या ग्रेविटेशनल फोर्स कहा था, उसे अट्रैक्ट करता है। और यह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये उनके मासेज के प्रोपोर्शनल था और उनके बीच की जो डिस्टेंस थी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। यानी यदि दो ऑब्जेक्ट M1 और M2 है जो कि हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट माने थे और इनके बीच की डिस्टेंस यदि R है जो कि इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होगा Gm1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने कल पढ़ा था। अब आज बात आती है कि पहले तो ये बताया जाए कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्या हमारी डेली लाइफ में जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी कोई इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है। नंबर 1, आज हम जो चल रहे हैं, जो धरती के ऊपर खड़े हैं, ये इसी फोर्स के कारण है। यदि ये अर्थ हमें अट्रैक्ट नहीं करती, जैसा कि स्पेस में जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, तो वो बिल्कुल हवा में यूं तैरते ही रहते हैं, वो एक जगह खड़े नहीं हो सकते। हम आज खड़े हैं, जहां मर्जी हो वहां चले जाते हैं। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है जो हमें धरती से, ये अर्थ से जो है कांटेक्ट में बनाए रखता है। मून अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहा है, इसके पीछे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो मून के कारण या सन के कारण जो अर्थ के ऊपर टाइड्स आते हैं ओशियंस में, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण है। सेब के पेड़ से सेब का नीचे गिरना, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक ग्लास है, उसके अंदर आपने पानी भरा और पानी जो है ग्लास के जो बॉटम है वहां से वो बॉटम की ओर नीचे अपना चला जाता है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है। वरना तो वो पानी जो है ग्लास में कहीं भी अटक सकता था। यदि ग्लास मान लो आधी है तो जरूरी नहीं है कि वो ग्लास नीचे से आधी भरी हुई रहे, वो ऊपर से भी कहीं भी रह सकती थी। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ की ओर उस वाटर को खींचता है और वो पानी नीचे की ओर रहता है। यानी कि सैकड़ों उदाहरण है हमारे चारों ओर। तो ये इंपॉर्टेंस इसकी बहुत है, आप ढूंढोगे बहुत से मिल जाएगी आपको। आज हम करने जा रहे हैं कि ग्रेविटी क्या है। अब आप लोगों ने ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को लगभग एक ही, लगभग कहीं देखा है, पढ़ा है, सुना है, या तुम्हारी मान्यता हो सकता है ऐसी हो कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक ही है। नहीं, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के द्वारा या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा जो भी ये फोर्स निकालते हैं और कहते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये किन्हीं दो मास ऑब्जेक्ट्स जिनका कोई मास है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। परंतु जब हम बात करते हैं ग्रेविटी की कि ग्रेविटी क्या है, तो ग्रेविटी के अंदर इन दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारी अर्थ होगी। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आप कोई भी मान लीजिए जो अर्थ के आसपास में कहीं पे भी हो। यानी हमारे अर्थ द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को खींचा जाता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया जाता है, तो हम उसे ग्रेविटी नाम देते हैं। ये केवल अर्थ के लिए है। कोई दूसरा प्लैनेट किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है तो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह तो काम कर रहे हैं, सारा थ्योरी ठीक है, परंतु ग्रेविटी शब्द जो है वहां काम नहीं आएगा। ग्रेविटी केवल अर्थ के लिए लागू होता है कि अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है उसे अर्थ की ग्रेविटी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक तो अर्थ की ग्रेविटी क्या है, दूसरा फ्री फॉल क्या है। कई दफे हम सुनते हैं कि ये चीज फ्री फॉल हुई है। हमने गैलीलियो की भी बात सुनी थी जिसमें उन्होंने पीसा की मीनार का जो एक्सपेरिमेंट किया था कि दो वस्तुएं, एक हल्की और एक भारी को एक साथ नीचे डाला था और वहां भी टर्म काम आई थी फ्री फॉल। इस फ्री फॉल का क्या अर्थ है, आज हम इस पे अपना ध्यान रखते हैं कि ग्रेविटी एंड फ्री फॉल ये क्या है। ग्रेविटी
force by which earth attract any object। इसमें अट्रैक्ट करने वाला जो है कौन है? अर्थ है, जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। यदि मान लीजिए कि ये है अर्थ, ये है अर्थ का सेंटर, एक कोई ऑब्जेक्ट है m मास का जो अर्थ से इतना ऊपर है, ये है अर्थ की रेडियस जिसे हम काम कहते हैं r, और ये अर्थ से है इसकी हाइट, मान लीजिए ये है h। एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ से h हाइट के ऊपर है, ऑब्जेक्ट का मास m है, अर्थ का मास कैपिटल M है और अर्थ की रेडियस है r, कैपिटल R, जो कि हम जानते हैं कि 6400 यानी 6400 किलोमीटर की होती है। अब ये जो दूरी h है, ये मीटर में या 1-2 किलोमीटर, ज्यादा हाइट तो होती नहीं है, ये कम है, यानी 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में ये हाइट बहुत छोटी होती है। तो अब जब हम कहते हैं कि अर्थ इसको जो खींच रहा है वो किस फोर्स से खींच रहा है, तो g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अर्थ का मास, ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय, अब यहां डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 अर्थ की तुलना में बहुत छोटा है, और दूसरा अर्थ की जो रेडियस है, हम जो डिस्टेंस मानते हैं, ये हमने कहा था ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, यानी दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मानी जाती है। अब यहां पर भी ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है अर्थ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटी की, और ग्रेविटी जो है केवल अर्थ के लिए ही शब्द काम आता है, यानी अर्थ जिस फोर्स से जिसको खींचेगा वो ग्रेविटी है। तो अब देखो इस m और इस m के सेंटर टू सेंटर जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये सेंटर टू सेंटर, तो ये अर्थ की जो रेडियस है ये तो है 6400 किलोमीटर। ये h इसकी तुलना में मान लीजिए 1 किलोमीटर कर लिया आपने या 2 किलोमीटर कर लिया, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और इसकी मास की जो है रेडियस तो बहुत ही कम है, यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो है वो अर्थ की रेडियस ही है, या आप ये भी कह सकते हो ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे ही है। ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे होगा तो निश्चित रूप से डिस्टेंस जो है ये अर्थ की रेडियस के बराबर है, पर ये हाइट ऊपर है तो यूं r प्लस h हाइट होनी चाहिए, पर h बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में, इसलिए हम h को नेग्लेक्ट कर देते हैं। आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब हम h को कंसीडर करेंगे, पर यहां पे हम जो है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया आपके r², ये इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा अर्थ और इसके बीच में, इस ऑब्जेक्ट के बीच में। एक चीज हम ये भी जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, हमने पिछले वीडियोस में, इससे पिछले जो आए थे उसमें पढ़ा था कि मास और वेट में क्या अंतर है। यदि आपको पता हो तो मास तो उसका जो एक्चुअल मैटर है उसको हमने मास कहा था, और वेट क्या था? वेट एक फोर्स था, जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, वो फोर्स जो है वो वेट है, यानी वेट बराबर था mg, मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो हमने कहा वेट किसके बराबर होता था? mg। वेट भी क्या है? एक फोर्स है, इसको भी न्यूटन में मेजर करते हैं, जो इस मास और अर्थ के बीच में लगता है, यानी अर्थ इस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। ये भी एक फोर्स है जो अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स है। इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशंस, mg इज इक्वल टू gm अपॉन r²। m से m काट दिया तो g इज इक्वल टू आ गया gm अपॉन r², gm अपॉन r², जहां g क्या है? ये है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ से थोड़ी सी हाइट पे है और अर्थ जब उसको अपनी ओर खींचेगा तो वो अर्थ की ओर जब आएगा तो उसके अंदर एक्सीलरेशन
उत्पन्न होगा, क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो एक्सीलरेट होता है, तो वो एक्सीलरेशन जो होगा वो ये g होगा। अब हम मान रख देते हैं g का, m का और r का। हम जानते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का मान कितना होता है, m मास ऑफ अर्थ कितना होता है, और r रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है। इन सब का मान यदि आप रखते हो और उसको कैलकुलेशन करते हो तो आपको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g का मान आएगा। मान रख के देखो, g बराबर g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ m इज इक्वल टू 5.94 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। जब आप इनके ये मान रखते हो तो जो कैलकुलेशन जब करोगे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो सारा का सारा आता है, ये आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी किसी ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट अर्थ से कुछ h हाइट पे है, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर जो अट्रैक्ट करेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, उसके कारण इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा वो एक्सीलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा, ये ध्यान रखना। ये जो होगा हमेशा टूवर्ड्स दी, तो इस साइड में टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ अलोंग द रेडियस ऑफ अर्थ, ये इसकी डायरेक्शन होगी एक्सीलरेशन की। ये एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, चाहे ऑब्जेक्ट कितनी ही दूरी पे हो, चाहे ये इसका मास कुछ भी हो, ये जो है एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका हाइट के साथ में थोड़ा फर्क पड़ता है कि ये अर्थ से, ये अर्थ के ऊपर का मानते हैं, क्योंकि हमने यहां पे देखो बच्चों ली है r, हमने जो ली है रेडियस r ली है किनके, अर्थ और मास के बीच की डिस्टेंस हमने r मानी है, इसलिए ये जो है एक्सीलरेशन ये अर्थ के ऊपर है, अर्थ की सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो माना गया है वो इतना है। यदि ऑब्जेक्ट h हाइट ऊपर हो तो कितना होगा, ऑब्जेक्ट यदि थोड़ा सा अर्थ के अंदर की साइड में चला जाए तो कितना होगा, या सेंटर पे आ जाए तो कितना होगा, तो ये वेरी करेगा। इस g का मान वेरी करेगा अलग अलग सिचुएशंस के अनुसार कि ऑब्जेक्ट जो मास है इसको आप कहां रख रहे हो, अर्थ की सरफेस से बहुत ऊपर रख रहे हो, या अर्थ की सरफेस के थोड़ा अंदर रख रहे हो, या अर्थ की सरफेस पे रख रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, अर्थ भी एकदम सर्कुलर नहीं है, उसके एलिप्टिकल शेप में है, तो पोल्स पे जी का मान ज्यादा है या इक्वेटर पे ज्यादा है, यानी कि अर्थ की शेप के कारण भी थोड़ा सा जो है जी का मान चेंज हो जाएगा। चूंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो अर्थ के रोटेशन के कारण भी क्या जी का मान का कुछ फर्क पड़ेगा। ये अलग अलग वेरिएशंस है, वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे, बाकी डिटेल में तो आपके ये 11th क्लास में है, पर हम थोड़ा सा देखेंगे इसको। अभी अपने ये मानेंगे कि जी का मान सरफेस ऑफ द अर्थ पे ये माना गया है कि ये इतना होता है और ये कांस्टेंट है। जब जी का मान कांस्टेंट है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो हाइट h पे है ये बहुत ही मतलब पास में ही समझो इसको, ये है ज्यादा नहीं है, और जिस हाइट से ये नीचे आ रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आ रहा है। और जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब ये मोशन क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। और इसको डाउनवर्ड जो ये नीचे आ रहा है, अर्थ का डायरेक्शन जो है अर्थ के सेंटर की ओर है, इसीलिए हम इसको -g, यानी कि हम इसको डायरेक्शन जो है नीचे की ओर आते हुए, जो भी डायरेक्शन होती है हमने देखा था कि यदि डायरेक्शन नीचे की ओर लेते हैं माइनस लेते हैं, डायरेक्शन ऊपर की ओर होती है तो प्लस होती है। ये हमने सारा लॉ ऑफ मोशन में सारा पढ़ लिया था, और वहां मैंने बताया भी था कि जी की डायरेक्शन हमेशा माइनस में ही लेते हैं, क्यों कि इसकी डायरेक्शन हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर डाउनवर्ड्स होती है। ये हमने देखा कि जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम कहते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो कुछ हाइट से हम उसको नीचे गिराते हैं
उसको छोड़ देते हैं और वह नीचे की ओर आता है। उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स काम नहीं कर रहा है। फोर्स कौन कौन से काम कर सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आता है तो एयर रेजिस्टेंस काम कर सकता है। एयर उसको जो है कुछ प्रेशर ऊपर की ओर डालेगी, उसको रेजिस्ट करेगी नीचे आने के लिए। तो एयर का एक तरीके से फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस है। और भी कोई तेज हवा चल रही है तो उसको साइड में कहीं और धक्का दे दिया। ऐसा कोई फोर्स उसके ऊपर यदि काम ना करे, केवल एक ग्रेविटी का फोर्स ही काम करे, केवल ग्रेविटी के फोर्स के अंदर ही कोई एक ऑब्जेक्ट नीचे की ओर अपनी मूव होता है, यात्रा करता है, नीचे की ओर गिरता है, तो हम कहते हैं कि वह ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है। यानी एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है कुछ हाइट से और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है एक्सेप्ट ए ग्रेविटी। ग्रेविटी के अलावा उस पर कोई काम नहीं कर रहा है, तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल है। तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं फ्री फॉल की। फ्री फॉल, any motion of a body where gravity is only force acting on it. Free fall is a special type of motion with constant acceleration because acceleration due to gravity is always constant and डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। अब जैसे मैंने कहा है कि ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, इसमें वेरिएशन होता है थोड़ा सा, ग्रेविटी का हाइट के साथ में डेप्थ के साथ में वेरिएशन होता है, परंतु आपके 9th के हिसाब से ये सारा का सारा हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जी का मान यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मान जो है वो किस किस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जी ओवरऑल कांस्टेंट रहता है, हल्का सा चेंज होता है तो थोड़ा सा इन फैक्टर्स के कारण चेंज होता है। और फ्री फॉल में हमने देखा कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ओनली ग्रेविटी का फोर्स ही काम करे और उसी फोर्स से वह जब नीचे की ओर गिरता है तो हम उसे फ्री फॉल कहते हैं। और फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट चाहे किसी वेट के हो, किसी मास के हो, किसी शेप के हो, किसी साइज के हो, सारे जो है एक ही एक्सीलरेशन से नीचे की ओर आते हैं, एक ही एक्सीलरेशन से नीचे की ओर आते हैं। जब उनका एक्सीलरेशन सेम है और यदि हम टाइमिंग भी सेम रखते हैं तो उनके द्वारा कवर्ड डिस्टेंस जो होगी वो भी सेम रहेगी। क्यों कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है। तो ut इनिशियल वेलोसिटी यदि 0 है, हमने ऑब्जेक्ट को बिना कोई फोर्स लगाए छोड़ा है, वो रेस्ट है, वो नीचे की ओर आ रहा है, तो वो डिस्टेंस कवर जो करेगा वो डिपेंड किस पे करेगा? टाइम पे और जी पे। यदि दोनों का टाइम सेम ले लेते हैं हम, दोनों ऑब्जेक्ट जैसा, एक ऑब्जेक्ट भारी है और एक हल्का है, दोनों को हमने एक हाइट से ऊपर से फेंका, तो दोनों का टाइमिंग हमने देख लिया कि भाई इतने समय तक मैं दोनों ने डिस्टेंस कितनी कवर की, जी का मान दोनों के लिए सेम है, टाइम सेम है, तो एस का मान जो होगा वो सेम होगा। यानी फ्री फॉल के अंतर्गत यदि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल है तो वो एक ही साथ जमीन पे नीचे गिरेंगे, चाहे वो हल्का है चाहे भारी है। परंतु देखने में जब अपने को ऐसा आता है कि एक जैसे पंख है और एक कोई दूसरा मास है जो थोड़ा हैवी है, तो पंख अपने को थोड़ा धीरे आते हुए दिखता है, उसके पीछे कारण है कि एयर रेजिस्टेंस उसके ऊपर काम करता है। परंतु अब वैक्यूम की बात करें जहां एयर रेजिस्टेंस कोई काम नहीं कर रहा है, इसीलिए हम फ्री फॉल शब्द काम में लेते हैं। फ्री फॉल में बाकी के सारे फोर्सेज को हम अवॉइड कर देते हैं कि ये कुछ भी फोर्सेज नहीं है। तब हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट चाहे हल्का हो चाहे भारी हो, वो किसी भी शेप साइज का हो, किसी भी मास का हो, वो हमेशा
एक साथ ही नीचे आएंगे। तो इस तरीके से हमने ग्रेविटी के बारे में देखा, फ्री फॉल के बारे में देखा। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है फ्लूइड्स के बारे में। देखते रहिए। थैंक यू।